आईपीएस अधिकारी की गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है और उससे जाकर बोलती है, बेटा मेरे लिए खाना नहीं लाए। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह जो आईपीएस अधिकारी होता है, जब वह सच्चाई जानता है और लास्ट में उसको सब कुछ पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या मामला था दोस्तों, यह घटना हम पूरी जानेंगे। इन घटनाओं से सीख मिलती है कि जीवन के अंदर कितने उतार चढ़ाव इंसान झेलता है और क्या क्या करना पड़ जाता है उसको। पूरी कहानी देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई के अंदर, जहां पर एक महिला जिसका नाम होता है नूरी, वह अपने पति जिसका नाम होता है तारीफ, उसके साथ रहा करती है। इन दोनों के 6 बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है, किराए के मकान में रहते हैं, यानी कि कमाते हैं, खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, रोज़ कमा कर लाते हैं, रोज़ अपना पेट भरते हैं। इस तरह की परिस्थिति इन लोगों की थी, लेकिन फिर भी ये खुश थे। गरीबी भले ही थी, लेकिन एक दूसरे के साथ अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे थे। अब किस्मत को उल्टा चलना था इनके जीवन के अंदर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसका पति काम पर जाया करता है तो उसकी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, जब पति की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह अंतर मन तक टूट जाती है, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे के साथ जीवन मरण का रिश्ता होता है। और जब अधूरे में ही या तो पत्नी या फिर पति साथ छोड़ जाए तो फिर दूसरा जीवन साथी कहीं का नहीं रहता है। अब पत्नी अकेली रह जाती है और बच्चे हैं उस पर 6। तो सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो 7-8 साल का होता है और बाकी उससे छोटे होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पत्नी अकेली रह जाती है, बच्चों को पालने का पूरा प्रयास करने लगती है, इधर उधर जा कर के घरों में काम करती, वहाँ से जो कुछ मिल जाता, कई बार थोड़ा बहुत खाना मिल जाता, लाकर अपने बच्चों को खिला दिया करती, कुछ पैसे मिल जाते, उनसे बच्चों का आगे का इंतज़ाम किया करती। लेकिन पूर्ति पड़ नहीं पा रही थी। खूब वह बर्तन साफ करती लोगों के घरों में जाकर, लेकिन फिर भी उसके बच्चे ज़्यादातर भूखे रह जाया करते थे। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान कि अब करूं तो करूं क्या। फिर वह अपने बच्चों को पालने के लिए एक जगह पर नौकरी अलग से कर लेती है और बर्तन साफ करना अलग हो जाता है, यानी कि 2-2 नौकरी वह करने लगती है। लेकिन 2-2 नौकरी करने के बाद भी अभी भी उसका काम अच्छे से चल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा वह परेशान थी, क्योंकि बिना पति के हर चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। अब थोड़ा समय और गुजरता है तो अब दूसरी नौकरी पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि घर में बच्चों को भी संभालना और साथ में बर्तन साफ करने जाना और उसके बाद दूसरी नौकरी पर जाना, तो पूरा ध्यान जब नहीं दे पाती है, कई बार टाइम पर नहीं जाती है, तो दूसरी नौकरी वाले उसको नौकरी से निकाल देते हैं। अब नौकरी से इसको निकाल दिया गया था, बर्तन साफ करने से काम चल नहीं रहा था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। तभी तो दोस्तों कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, जिसको पालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब यह सोचती है, अपने मन ही मन विचार कर रही थी कि ऐसा करती हूँ, यहीं थोड़ी दूर पर अनाथ आश्रम में है, वहाँ पर अपने बच्चों को उसमें रख देती हूँ और उसके बाद मैं कमाया करूँगी और कमा करके पैसे इकट्ठे कर लूँगी, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको निकाल लूँगी और बीच बीच में उनको देखने के लिए जाया करूँगी, तो मुझे मदद मिल जाएगी। अनाथ आश्रम वाले उनको खिला देंगे और उनके लिए कपड़े वगैरह का इंतज़ाम कर देंगे, तो बाकी मैं कमा लूँगी। वह यही डिसीज़न लेती है, अनाथ आश्रम के अंदर जाती है। जाकर के अनाथ आश्रम की जो मालकिन होती है उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि मेरे बच्चों को आप रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना कोई साधन नहीं है जो मैं अपने बच्चों की परवरिश कर पाऊँ। तो अनाथ आश्रम की जो मालकिन होती है वह उसकी बात को समझ जाती है और फिर उसके बच्चों को अपने अनाथ आश्रम में रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह यह भी कहती है कि मैं बीच बीच में मिलने के लिए आती रहूँगी। उसके बाद वह अपने बच्चों को वहाँ पर रख देती है और वहाँ से वह चली जाती है। अब तो अनाथ आश्रम के लोग इंतज़ार भी करते हैं कि भाई वो औरत आई नहीं है, और फिर यही डिसीजन लेते हैं कि वह हमारे ऊपर इन बच्चों को डालकर चली गई है, अपना पीछा उसने छुड़ा लिया है, तो वह उन बच्चों की अच्छी तरह से देख रेख करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, जो छोटे बच्चे थे उनको धीरे धीरे गोद लिया जाता है। कभी किसी बच्चे को कोई गोद लेकर जा रहा है, किसी को कोई गोद लेकर जा रहा है। इसी तरह से जो सबसे बड़ा बेटा अरशद था, वह बड़ा था तो उसको कोई गोद नहीं लेता है, और उसके सारे छोटे बहन भाइयों को लोग गोद ले जाते हैं और अपने घर पर ले जाते हैं। अरशद अब अकेला रह जाता है और माँ अभी तक वापस लौटकर नहीं आई थी। अब अरशद अकेला है, वह भूल भी चुका है कि उसकी माँ आखिर कौन होगी। वह थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें, बचपन की यादें धुंधली हो जाती हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत याद था लेकिन ज़्यादा नहीं याद था। वह उन्हीं बच्चों में घुल मिल जाता है और फिर उसका एक जीवन का उद्देश्य था
बार बार उन अनाथ आश्रम की महिलाओं से आंटी चाची ताई कहा करता था और उनसे कहता था कि मैं यहाँ से निकलने के बाद पढ़ाई लिखाई करूँगा अच्छे से और एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा और अपनी ज़िंदगी को सुगम बनाऊंगा, सरल बनाऊंगा। वह जो औरतें थी वह भी उसको मोटिवेट किया करती थी। उसका एडमिशन करवा दिया गया था और उसके बाद उसकी पढ़ाई भी चालू हो गई थी। अब दोस्तों धीरे धीरे वह 18 साल का हो जाता है, तो अब अनाथ आश्रम से उसकी विदाई की बारी थी। अनाथ आश्रम से उसकी छुट्टी हो जाती है। 12वीं पास वह कर चुका था और फिर वह बाहर की दुनिया को देखता है अपनी आंखों से। बाहर की दुनिया जैसे देखता है तो वहाँ पर तो भाई जीने के लिए, खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक तो अनाथ आश्रम में खाना पीना तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब उसको पेट भरने के लिए भी कमाना पड़ेगा। तो वह एक सेठ के पास जाता है। बहुत बड़ा सेठ था, उसके कई कारोबार थे, उसकी गाड़ियाँ थी। तो उसकी गाड़ियों को धोने के लिए, उसके बगीचे में काम करने के लिए उसके घर का नौकर बन जाता है, माली प्लस नौकर, और वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन जो सेठ था वह बहुत ही सीधा साधा था, उसको सपोर्ट करता था क्योंकि उसको पता लग चुका था कि इस बच्चे का कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है। इसको अनाथ आश्रम में इसकी माँ के द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन माँ पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है। तो उसकी खूब मदद किया करता, पैसे भी दे दिया करता और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यही वह बड़ा बेटा अरशद चाहता था कि मैं आगे पढ़ूं। तो सेठ उसकी फ़ीस वगैरह भर दिया करता और वह आगे पढ़ने लगता और फिर वह ग्रेजुएट भी हो जाता साथ में काम करते करते। और अब उसने सुन लिया था कि कहीं भाई जो आईएएस की पढ़ाई जो होती है उसको अगर करेंगे तो बहुत बड़ा अधिकारी इंसान बनकर आता है। तो आईएएस आईपीएस की पढ़ाई के लिए वह तैयारी करने लगता है। सेठ जी से कहता है, सेठ जी आप मुझे एक भी पैसा मत देना, मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है और मेरा बहुत मन है आईएएस आईपीएस बनने का। तो सेठ उसका सहारा बनता है और उसको एडमिशन दिलवा देता है। और दोस्तों कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद वह पहली ही तैयारी में एक ही बार में सारे पेपरों को क्लियर कर देता है। जो 3 पेपर होते हैं, प्री मेन और फाइनल इंटरव्यू जो होता है, और उनको क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पर भी वो अपनी सारी सच्चाई बताता है। इंटरव्यू लेने वाले भी देखते हैं भाई बच्चे में हिम्मत बहुत है। और फिर उन्होंने जब सवाल जवाब किए तो सारे सवालों के अच्छी तरह से जवाब देता है। क्योंकि दोस्तों जब इंसान गरीबी में होता है तो उसका माइंड सेट होता है, और जब बच्चा अमीरी में पलता बढ़ता है तो उसका माइंड सेट नहीं होता, इधर उधर दिमाग घूमता है, तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। ये गरीब था तो इसने पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस किया था और यह चाहता था कि मैं कुछ बनूं। अब तो वहाँ से पास हो जाता है और आईपीएस की नौकरी इसकी लग जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब ये बड़ा अधिकारी बन जाता है आईपीएस अधिकारी, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। और ट्रेनिंग होने के बाद एक शहर के अंदर, जो उसका शहर था अपना, जहाँ पर उसका अनाथ आश्रम था, वहीं पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। बड़ा खुश होता है कि देखो यहीं पर मैं पला बड़ा और यहीं पर मेरी पोस्टिंग हो गई है। वहाँ पर वह दोस्तों जैसे एक दिन गाड़ी से जा रहा था, तभी एक महिला जिसकी साड़ी फटी टूटी पुरानी साड़ी थी और बदहवास सी हालत में थी, उसके बाल बिखरे पड़े थे, एकदम से गाड़ी के सामने आ जाती है। जैसे ही गाड़ी के सामने आती है तो गाड़ी में से सिक्योरिटी गार्ड उतरता है और उसको हटाने लगता है कि ये बूढ़ी अम्मा हट जाओ, लग जाएगी, गाड़ी के आगे मत आओ। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा भाग करके उस गाड़ी के पास जाने लगती है। तो यह जो अधिकारी था, यानी कि अरशद जो था आईपीएस बन चुका था, गाड़ी में से उतर कर देखता है कि बूढ़ी औरत ये क्या कर रही है। तो वह अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि आप दूर हो जाइए, और फिर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, माँ जी क्या हुआ। अब तो वह बूढ़ी अम्मा से जैसे बात करता है तो उसको पता नहीं कैसा फील हो रहा था। एकदम से वह बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, बेटा तू मेरे लिए खाना नहीं लाया। बूढ़ी अम्मा ये शब्द कहती है, बेटा तू मेरे लिए खाना नहीं लाया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। अब तो यह शब्द सुनने के बाद दोस्तों, क्योंकि यह लड़का भी गरीबी से निकला था, क्या होती है गरीबी धरातल से जानता था, एकदम से वो बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है। वह समझ जाता है कि बूढ़ी अम्मा का मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। और उसके बाद वह अपने साथ उस बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बिठाता है और सीधा उस बूढ़ी अम्मा को हॉस्पिटल ले जाने से पहले एक होटल में ले जाता है और वहाँ पर अच्छी तरह से पेट भर के उसको खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उस बूढ़ी अम्मा को वह देखता ही रहता है लगातार, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहा था, अपनापन सा फील हो रहा था, लेकिन अभी वह कुछ आंकड़े फिट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद बूढ़ी अम्मा को हॉस्पिटल में ले जाता है, डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो जी, ज़्यादा मानसिक
हालत ख़राब नहीं है, थोड़ा सा वक्त की मारी है बेचारी, और दुनिया के थपेड़ों ने और वक्त के थपेड़ों ने इसको पागल बना दिया है, और इसका कोई चोट वगैरह लगी होगी उसकी वजह से हुआ है। बाकी हम इसको ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी ठीक होने के आसार हैं। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टरों के हवाले कर दिया जाता है, और वहाँ हॉस्पिटल में तकरीबन 6 महीने तक इसका इलाज चलता है। 6 महीने के बाद वह बूढ़ी अम्मा बिल्कुल सही हो जाती है, और फिर डॉक्टर आईपीएस अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं कि जी आपकी साथ जो बूढ़ी अम्मा आई थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आईपीएस अधिकारी वहाँ पर पहुँचता है अरशद, और जाकर के बूढ़ी अम्मा से बातचीत करता है। तो बूढ़ी अम्मा उसको पहचान नहीं रही थी, क्योंकि जब तो उस टाइम मिली थी तब तो वह बदहवास परिस्थिति में थी, अब वो ठीक हो चुकी है तो अब वो इसलिए नहीं पहचान रही क्योंकि मैं तो मिली नहीं हूँ इस बच्चे से। लेकिन वह अरशद कहता है कि माँ जी आप चलिए मेरे साथ, और फिर अपने घर में उनको ले जाता है, और वहाँ ले जा करके उनसे पूछता है कि आपका कोई अपना है या नहीं है। बूढ़ी अम्मा कहती है मेरा कोई नहीं है बेटा। और फिर अरशद कहता है कि माँ जी आप आज से मेरे पास ही मेरी माँ बनकर रहोगी। इतने में ही बूढ़ी अम्मा उसकी तरफ देखती है, कहती है बेटा तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? अरशद कहता नहीं माँ जी, मैं तो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, मेरे और भी बहन भाई थे 5, उनको तो और लोग गोद ले गए थे, लेकिन मुझे कोई गोद लेकर नहीं गया था, तो मैंने पढ़ाई लिखाई करके यह नौकरी प्राप्त की है। अब तो यह सुन करके जब अनाथ आश्रम की बात आती है तो बूढ़ी अम्मा के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो अरशद होता है उसको भी कुछ ना कुछ महसूस हो रहा था, और एकदम से वह बूढ़ी अम्मा की तरफ देखता है कि माँ जी आप रो क्यों रही हो? अब बूढ़ी अम्मा कहने लगती है कि बेटा अनाथ आश्रम में मैंने अपने 6 बच्चों को छोड़ा था, और उसके बाद मैं वापस आ रही थी। अब वह यह भी पूछता है अरशद कि भाई बूढ़ी माँ जी आपकी ये हालत हुई कैसे थी? तभी वह बताती है कि जैसे ही मैं 6 बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ रही थी, क्योंकि मेरे पति की मौत हो चुकी थी, उनको मैं संभाल नहीं पा रही थी, भूखे मर रहे थे, तो उनको अनाथ आश्रम में कर दिया था अपने 6 बच्चों को। जैसे मैं अनाथ आश्रम से बाहर निकली तो मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है, और फिर मेरे सर में चोट लगती है और खून निकलने लगता है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसके बाद मुझे अभी होश आया है, अब तुम मेरे सामने बैठे हो। और इसके बाद तो दोस्तों अरशद उससे एकदम से कहता है माँ जी आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? आपके बड़े बेटे का नाम अरशद था ना? बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ बेटा मेरे बड़े बेटे का नाम अरशद था। इतने में ही वह लड़का अपनी बूढ़ी माँ को गले लगा लेता, क्योंकि वही अरशद उसका बड़ा बेटा था, और वही उसकी माँ थी जिसका नाम था नूरी। नाम भी पूछता है अपना नाम क्या है, तो उसका नाम नूरी था। अब तो दोस्तों दोनों माँ बेटे गले मिल जाते हैं। जो नूरी था उसको भी महसूस हो रहा था, लेकिन अब पूरा पता चल चुका था कि यही मेरा बड़ा बेटा अरशद है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं, और उसके बाद माँ कहती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है दोस्तों, वह कहती है बेटा तुम्हारे छोटे बहन भाई कहाँ हैं? और उसके बाद वह जो अरशद होता है वह उसी अनाथ आश्रम में जाता है, और वहाँ पर जा कर के पुराना रिकॉर्ड खंगालता है। तो जो छोटे बहन भाइयों को जिन लोगों ने गोद लिया था उन सब का एड्रेस की लिस्ट बना करके सबके घर जाता है, और सारे बच्चे जितने भी गोद लिए गए थे अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश थे, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान तरीके से चल रही थी, बहुत खुशियाँ उनको मिली थी। तो वह वापस आकर अपनी माँ से कहता है माँ जी, माँ, अब माँ जी नहीं कहेगा, अब तो कहेगा माँ। तो माँ वो जो जितने भी छोटे बहन भाई थे वो सब अपनी अपनी जगह पर खुश हैं, और उसके बाद माँ बड़ी खुश हो जाती है, कहती है बेटा मुझे एक बार मिला दे। तो अब यहाँ पर आईपीएस अधिकारी जो ये अरशद होता है सारे बच्चों को इकट्ठा करने के लिए उनके घर जाता है, सारी कहानी बताता है एक एक करके कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अनाथ आश्रम में से तुम्हें लिया गया था, और तुम्हारी माँ भी जिंदा है, मेरे घर पर रहती है, और इस तरह से हमारा मिलन हुआ था। सारे बच्चों को एक एक करके बुलाया जाता है। सभी बच्चे अपनी माँ को देख करके उसे गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। तो यहाँ पर यह जो दृश्य था ना दोस्तों, ये जो मिलन का दृश्य था बड़ा ही भावुक कर देने वाला था। और अब वह सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, और अरशद अपनी माँ को अपने पास रखता है, क्योंकि उसको किसी माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। छोटे बहन भाइयों को तो माँ बाप का प्यार मिल गया था जिन्होंने गोद लिया था। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद अरशद वहीं पर रहता, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और अच्छी तरह से बातें करने लगती है, और फिर अब कहती है बेटा अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए, कोई लड़की देख रखी है? वह कहता नहीं माँ जी मैंने अभी लड़की वड़की नहीं देखी। तो माँ जी जब वहाँ पर रहती थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आया करते थे, तो लोगों की जानकारी भी हो जाती है। तो उसको पता लगता है कहीं से कि भाई एक अधिकारी की बेटी है, बहुत ही पढ़ी लिखी है। तो वहाँ पर जाकर वह बूढ़ी माँ बात करती है कि मैं अरशद की माँ हूँ। तो सब उसका वेलकम करते हैं और जा करके उस लड़की का हाथ मांगती है अपने बेटे के लिए। तो तुरंत यहाँ पर वह हामी भर देते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आईपीएस अधिकारी, वह उसके लिए अपनी बेटी का हाथ बिल्कुल दे देंगे। और उसके बाद बेटे की शादी करती है, और शादी होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, पोते पोतियों को खिलाती है, और यह पूरा परिवार बस जाता है हंसता खेलता। तो कई बार वक्त की जो परिस्थितियाँ होती हैं लोगों को बिछड़ा देती हैं, और
और कई बार वही परिस्थितियां लोगों को मिला भी देती हैं। लेकिन हर कहानी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कई बार जब बिछड़ जाते हैं तो बिछड़ ही जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं सदियों तक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों माँ बेटे मिल गए और फिर दोबारा से इनकी लाइफ स्टार्ट हुई। तो जब दिन उल्टे चलते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं जगदीश राठौड़, और जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं वीरेंद्र शर्मा, कमेंट करते हैं स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन किसी भी मर्द को और औरत को रास्ते में कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सर अभी अभी एक घटना हुई है बिहार के शिवहर जिले में। एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर खोलता हुआ तेल डाल दिया है 5 लीटर। जी बिल्कुल, मैंने ये घटना देखी है, अभी इसके बारे में भी देखूंगा, बनाऊंगा जी। और बहुत गलत किया उस औरत ने, अपने सोते हुए पति के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया क्योंकि उसको वह पति पसंद नहीं था। आजकल बहुत ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आज से 4 महीने पहले भी एक औरत ने अपने पति के ऊपर खौलता हुआ तेल डाला था। इन्हीं चीज़ों से शिक्षा लेकर लोग गलत कदम तो उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सीख पाते हैं कि जिस पत्नी ने खौलता हुआ तेल अपने पति के ऊपर डाल दिया, उस औरत की अब फिलहाल दुर्दशा क्या होगी, उस चीज़ को नहीं सीखते हैं। गलत चीज़ों को जल्दी सीखते हैं दोस्तों लोग। सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रतनलाल भाई। और उसके बाद पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी, राम राम जी। सुमेर एस कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, प्रवीण बघेल से पूरी, अनिल शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं। और उसके बाद बहादुर भाई कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है, एक भाई और है राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।